अध्याय 61। मैं तैयार हूँ। संपादन। फोन टैन खा को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक बच्ची है जो वयस्कों से घिरी हुई है। स्टाइलिंग टीम उसके साथ खेल रही है, उसके बाल बन रहे हैं, मेकअप हो रहा है, कपड़े पहने जा रहे हैं और गहने पहने जा रहे हैं। 1.5 घंटे बाद, ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलने के बाद, टैन खा को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह फिर से सूरज की रोशनी देख रही हो। विला में नौकरानी ने उसे रास्ता दिखाया। सफेद चीनी मिट्टी की दीवार के पास से गुजरते हुए, जिसकी झलक दालान में दिखाई दे रही थी, अंदर एक छोटी लड़की को देखा जिसने लाल रंग की पोशाक पहनी हुई थी जो कॉलर की तरह थी और घुटनों तक पहुंच रही थी। तनख्वाह थोड़ा चौंक गई। मुझे इस तरह देखना बहुत अजीब लगता है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। आखिरकार, हुओ परिवार में अपने पिछले जीवन में, हुओ परिवार की एकमात्र पत्नी के रूप में, उसका दर्जा पूजनीय था। शादी के कुछ समय बाद, हुओ शेंगफेंग ने उसे सभी प्रकार के प्रशिक्षण देने के लिए विशेष रूप से एक शिष्टाचार शिक्षक की व्यवस्था भी की। उस समय के दौरान, मेकअप और मैचिंग कपड़े और आभूषण जैसी चीजें लगभग वे चीजें बन गई थी जो वह अक्सर करती थी। दूसरों को देखकर मुस्कुराते समय भी उसे अपनी मुस्कान का कोण कुछ डिग्री से समायोजित करना पड़ता था। व्यक्ति और स्वतंत्रता जैसे 2 शब्द उसके जीवन से पूरी तरह से गायब हो चुके थे। इस तरह से जीना वाकई लोगों को सिहरन पैदा करता था। इसलिए जब दूसरा मौका मिला तो तनख्वाह ने फिर कभी वही गलती न करने की कसम खाई और इससे भी ज्यादा, वह बिना किसी उम्मीद के जीवन नहीं जीना चाहता था। उसने जो उम्मीद नहीं की थी वह यह था कि इस जीवन में वह जानबूझकर उसे पसंद करता था और वो जून के साथ रहने पर जोर देता था। उसने अपने पिछले जीवन में उससे बहुत अधिक प्यार किया होगा, इसलिए इस जीवन में उसे ऋण चुकाने के लिए उसी प्यार का उपयोग करना चाहिए। हम यहाँ हैं, मिस टैन। कृपया अंदर आइए। सामने चल रही नौकरानी ने तनख्वाह के विचारों को बाधित किया। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसे पता चला कि जिस समय वह ध्यानमग्न थी, नौकरानी उसे पहले ही भोज कक्ष के दरवाजे पर ले आई थी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सामने वाले भोज कक्ष का दरवाजा नौकरानी ने तनख्वाह के लिए खोल दिया। भोज कक्ष में शोरगुल और हलचल की आवाजें अंदर तक गूंजने लगी। परिचित होते हुए भी अजीब। तनख्वाह ने गहरी सांस ली और हॉल में कदम रखा। वह मूल रूप से हुओ जून को खोजने जाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि किनके की नजर इधर-उधर देख पाती, अचानक कुछ ही दूरी पर एक परिचित चेहरा उसके सामने प्रकट हुआ, जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। दूसरा पक्ष भी आश्चर्य से तनख्वाह को देख रहा था। तुम यहाँ क्यों हो? उन दोनों से कुछ ही कदम की दूरी पर वह महिला लंबी मेज पर खड़ी होकर शैंपेन का गिलास ले रही थी, और इस समय शैंपेन का गिलास लाया गया उसकी अभिव्यक्ति सामान्य हो गई, लेकिन उसकी आंखें अभी भी आश्चर्यचकित होने से नहीं रोक सकीं। लेकिन वास्तव में इस समय तनख्वाह भी उसी तरह आश्चर्यचकित था। जो व्यक्ति आया था वह कोई और नहीं, बल्कि वह व्यक्ति था जो पहले सुश्री तेदीम के समान कार्यक्रम टीम में था। 1 साल तक उसे न देख पाने के कारण तनख्वाह ने सचमुच नहीं सोचा था कि वह इस स्थिति में उससे दोबारा मिल सकेगा। क्यू तियान की बात सुनकर किनके ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उस दोपहर के भोजन में दूसरी पार्टी पहले ही निकल गई थी, पृष्ठभूमि संगीत के बारे में नहीं जानते हुए। इस बारे में सोचते हुए शायद कार्यक्रम दल के अन्य लोगों ने बाद में उसे विशिष्ट स्थिति के बारे में नहीं बताया, इसलिए क्यूडीएम को हुओ परिवार के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता नहीं था। आखिर वह यहाँ क्यों है? तनख्वाह ने मन ही मन सोचा। हालांकि पिछले 1-2 साल में क्यूई तियान धीरे धीरे मनोरंजन उद्योग में प्रसिद्ध हो गई है, लेकिन वह अभी भी हुओ परिवार के दिग्गजों से बहुत पीछे है।
अकेले, उसके पास निश्चित रूप से हुओ जिंगयान और यानएन की शादी में प्रवेश करने के लिए कोई पृष्ठभूमि नहीं है। किन के अभी भी सोच रही थी जब अचानक एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी वहां आया। उसने स्वाभाविक रूप से क्यू तियान की पतली कमर को गले लगाया, उसी समय मुस्कुराते हुए और क्यू तियान के गाल को चूमने के लिए झुकते हुए पूछा, हनी, तुम किससे बात कर रही हो? किन के दंग रह गया। वह जानती थी कि इस मंडली में अलिखित नियम कोई नई बात नहीं है, लेकिन पहली नजर में दोनों लोगों की उम्र में दुगुनी फर्क था, और फिर भी उनकी इतनी अंतरंगता से चुंबन की छवि उसकी पलकों के नीचे दिखाई दी। यह वास्तव में थोड़ा चकाचौंध करने वाला था, इतना चकाचौंध कि आधे दिन तक तनखा अभी भी अनुपस्थित था और प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था। क्यूईडीएम की अभिव्यक्ति भी बहुत स्वाभाविक नहीं थी, लेकिन उसने जल्दी से खुद को समायोजित कर लिया। उसने मुस्कुरा कर अधेड़ उम्र के आदमी की बाह पकड़ ली और उस पर हवा फूंकने के लिए झुक गई। मैं भी आपके जैसे ही प्रोग्राम ग्रुप में था। उस समय वह अभी भी एक प्रमुख हाई स्कूल में छात्र था, बस सिजू शहर में नहीं। बोलने के बाद क्यू तियान ने अपना सिर घुमाकर किनके की ओर गहरे अर्थ के साथ देखा। उस समय के हिसाब से तुम्हें अभी भी हाई स्कूल में होना चाहिए था। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें पढ़ाई की जल्दी नहीं है, बल्कि मनोरंजन उद्योग में भागना है? क्यू तियान ने अपनी आवाज में किसी भी तरह की शत्रुता को छिपाने की जहमत नहीं उठाई। वास्तव में इस समय वह अंदर से बेहद खुश महसूस कर रही थी। उस दिन कार्यक्रम दल में उसने तनखा को नाराजगी से देखा था। अंत में वह अभी भी तनखा की साफ सुथरी पृष्ठभूमि, उसके उज्ज्वल भविष्य और उसके ठंडे और अभिमानी रूप से ईर्ष्या करती थी जब उसने अपने चापलूस सोंग किंग झुओ को देखा था। हालांकि किनके ने 2 एपिसोड की शूटिंग के बाद शो के क्रू को छोड़ दिया, लेकिन शो के प्रसारित होने के बाद उन्हें दर्शकों से बहुत अधिक ध्यान और प्यार मिला, जिससे क्वी तियान और भी अधिक ईर्ष्यालु हो गई। अब जब वह जानती थी कि जो लड़की पहले घमंडी थी, उसे अब उसके जैसे ही अलिखित नियमों का उपयोग करना होगा, और वह अज्ञात होने का दिखावा भी करती थी, तो क्वी तियान को बहुत अधिक सहज और तरोताजा महसूस हुआ। तनखा असहाय था। उसने नहीं सोचा था कि इतने लंबे समय के बाद भी क्यूडीएम के मन में उसके प्रति शत्रुता थी। आपने गलत समझा, तनखा ने कहा। मैं अभी यूनिवर्सिटी ए से संबद्ध हाई स्कूल में स्थानांतरित हो रहा हूँ। क्यू तियान की मुस्कान कठोर हो गई। यूनिवर्सिटी ए एफिलिएटेड हाई स्कूल शहर का कोई प्रमुख हाई स्कूल नहीं है, लेकिन यह देश के 27 स्कूलों में से एक प्रसिद्ध हाई स्कूल है। इसके अलावा इसकी कोई खास पृष्ठभूमि नहीं है। दूसरी पार्टी कियानचेंग जैसी छोटी जगह से सिजुचेंग तक कैसे आ सकती है, और फिर भी इतनी मजबूत उपस्थिति कैसे हो सकती है? इस बड़ी खबर को सुनकर क्यू तियान को यकीन नहीं हुआ। वह सहज रूप से हंस पड़ी और बोली, यह सुनकर वाकई बहुत अच्छा लगा। मैं लंबे समय से यूनिवर्सिटी ए से संबद्ध हाई स्कूल की प्रतिष्ठा की प्रशंसा करती रही हूँ, क्योंकि तुम पहले से ही वहाँ हो। आखिरकार हम परिचित ही माने जा सकते हैं। क्या इस सप्ताहांत जब मुझे मौका मिले, मैं तुमसे मिलने आऊं? यह सुनकर कि यह एक जानबूझकर किया गया परीक्षण था, किन के मंद मंद मुस्कुराई। यह बहुत सुविधाजनक नहीं है। क्यूई तियान की आंखों के नीचे एक ठंडी मुस्कान उभरी। उसका दिल वास्तव में धोखा दे रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह उसका मजाक उड़ाने का कोई कारण ढूंढ पाती, उसने अपने सामने छोटी लड़की को शांति से कहते सुना, दुर्भाग्य से मुझे इस सप्ताह स्कूल जाने के लिए बस एक कोटा मिला है। मैं शायद भविष्य में स्कूल वापस नहीं आऊंगी। अगर मिस क्यूई जाने पर जोर देती है, तो सितंबर की शुरुआत तक इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपको यूनिवर्सिटी ए के आसपास टहलने के लिए ले जाऊंगी। क्यूई तियान की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई, और फिर उसने सहज रूप से अनिच्छा से जवाब दिया,
ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप अभी 11वीं कक्षा में नहीं हैं? किनके की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसकी आंखें अभी भी उतनी ही शांत थी जितनी कि जब उसने पहली बार उदासीनता से बात की थी। शुभकामनाएं। इस वर्ष प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला। कक्षा 11 में एकमात्र स्थान भी मिला। ऐसा कहते हुए उसकी नजरें दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर पड़ी। तुरंत क्यूडीएम के चेहरे पर अभिव्यक्ति और भी भद्दी हो गई। लेकिन यहाँ दो मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों के शब्दों से, जिन्हें क्यूडीएम खींच रहा था, उसने थोड़ा सा स्वाद सुना। वह मुस्कुराया, क्यूडीएम की पतली कमर को गले लगाया। उसकी आंखें तान खा पर घूम गईं। ऊपर से नीचे तक एक मूल्यांकन किया, फिर क्यूडीएम की ओर मुड़ गया। तुम्हारे जैसे ही प्रोग्राम टीम से आना और यूनिवर्सिटी ए में अध्ययन करने के लिए भेजा जाना। इस उद्योग में तुम्हारे दोस्त वास्तव में छिपे हुए ड्रैगन हैं, है ना, प्रिय? यह सही है। क्यूडीएम की अभिव्यक्ति कठोर हो गई क्योंकि वह मुस्कुराया। लेकिन तुम कुछ अपरिचित लग रहे हो। अधेड़ उम्र का आदमी पीछे मुड़ा। उसकी आंखें लालच से भरी हुई थी। जैसे ही उसने तनख्वाह को देखा, मुस्कुराया और पूछा, ऐसा नहीं लगता कि तुम खुद निमंत्रण प्राप्त कर सकते हो। तुम यहाँ किसके साथ हो? तनख्वाह की आंखें ठंडी थी। दूसरे पक्ष के रवैये और लहजे से यह स्पष्ट था कि वह खुद को क्यूतियान की तरह समझता था, एक कैनरी जिसे किसी ने पाला है। यह लगभग सीधे पूछने जैसा था कि उसका शुगर डैडी कौन है। तनख्वाह ने दूसरे व्यक्ति की ओर ठंडी निगाह से देखा, फिर मुड़कर वहां से चले जाना चाहा। लेकिन इसी समय एक आकृति उसके पास आकर रुकी। इतना समय क्यों लग रहा है? युवक की धीमी, थोड़ी कर्कश आवाज उसकी नाराजगी को छिपा नहीं सकी। तनख्वाह चौंकी और उसने अपना सिर घुमाकर हुओ जून की ओर देखा जो उसके पीछे से आया था। क्या तुम बहुत देर से इंतजार कर रहे हो? हाँ, हुओ जून ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कम से कम 20 मिनट। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें उन अविश्वसनीय लोगों को नहीं सौंपता जिन्हें हुओ जिंगयान ने पाया था। तनख्वाह के पास उससे निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसका हुओ जिंगयान से क्या लेना देना है? यह स्पष्ट है कि उसके सामने वाले व्यक्ति ने बिना किसी कारण के परेशानी खड़ी की। लेकिन किनके ने फिर भी इसे सहन किया, यह दिखावा करते हुए कि उसने कुछ सुना ही नहीं। बस इतना ही हुआ कि वहां खड़ा मुस्कुराता हुआ अधेड़ व्यक्ति अचानक अपना भाव बदल गया। उसने आश्चर्य से हुओ जून को देखा, कई बार ध्यान से उसकी जांच की। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थी। हुओ जून के यहाँ आने से ठीक पहले ही उसने इस युवक को देख लिया था। यद्यपि युवक की भौहों के बीच क्रूरता का भाव था, उसने केवल यही सोचा कि कुछ युवा स्वामी चीजों को नहीं समझते हैं। लेकिन इस बार मामला अलग है। चाहे कोई भी परिवार हो, युवा स्वामी इतना अज्ञानी है। चूंकि वह उन्हें पहले ही यहाँ ले आया है, वह हुओ जिंगयान को उसके नाम से कैसे बुला सकता है और यहाँ तक कि इतनी अशिष्टता से बात भी कैसे कर सकता है? जब तक उस महानतम संभावना के बारे में सोचते हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए। कुछ सेकंड बाद ऐसा लगा जैसे उसने मुखौटा पहन लिया है, पलकें झपकाने लगा है और चापलूसी भरा भाव दिखा रहा है। क्या यह हो परिवार है जो कुछ समय पहले ही देश लौटा है? हो झोंगलो, युवा मास्टर हो जून ने भावशून्यता से अपनी पलकें उठाईं, दूसरे व्यक्ति की ओर देखा। यह मौन स्वीकृति है। उत्तर पाकर अधेड़ व्यक्ति के चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। अब कौन नहीं जानता कि इस दुनिया में जिस व्यक्ति को छूने पर सबसे ज्यादा जलन होती है, वह यंग मास्टर हो है। हो परिवार की शक्ति और प्रभाव की बात करें तो इंडस्ट्री में इसे केवल उंगलियों पर गिना जा सकता है। हालांकि हाल के वर्षों में
एक दत्तक पुत्र हुओ जिंगयान को छोड़कर हुओ परिवार में सत्ता रखने वाला एकमात्र व्यक्ति एक प्रभावशाली बूढ़ा व्यक्ति हुओ शेंगफेंग है। पिछले साल किसी ने खबर फैला दी कि हुओ परिवार का युवा स्वामी देश लौट आया है। ये सभी लोग हुओ परिवार के सबसे बड़े युवा स्वामी के सामने अपना सिर झुकाना चाहते थे। दुर्भाग्यवश अधिकांश लोगों ने यह नहीं देखा है कि यह व्यक्ति कैसा दिखता है। लेकिन आज इसी शादी में हुओ परिवार का वह सदस्य जिसकी वह सबसे अधिक प्रशंसा करना चाहता था उसके सामने लाया गया, तो यह अधेड़ उम्र का आदमी कैसे खुश न होता। उसकी आंखें घूम गईं और उसे तुरंत ब्रिजिंग विधि का ख्याल आया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने क्यूई तियान की ओर इशारा किया, जो हुओ जून की पहचान सुनने के बाद उसके बगल में स्तब्ध था और मुस्कुराते हुए बोला, क्या संयोग है, मेरी प्रेमिका यंग मास्टर हुओ की प्रेमिका की पुरानी परिचित है, यह भी भाग्य है, हम क्यों नहीं। इससे पहले कि वह अपने वाक्य का दूसरा भाग समाप्त कर पाता, हुओ जून ने ठंडे स्वर में अपनी नजरें घुमाईं, किनके का हाथ पकड़ा, पलटा और चला गया। समय नहीं है। मध्यम आयु वर्ग के आदमी की मुस्कान अचानक सख्त हो गई। यह देखकर कि ये दोनों लोग पीछे मुड़कर जाने वाले थे, क्यूडीएम ने अपना संयम वापस पा लिया और एक भयंकर भावना अचानक उसकी आंखों की गहराई में चमक उठी। बिना सोचे समझे उसने अपनी आवाज ऊंची की और कहा, किनके, तुम सच में साजिश कर रहे हो। इससे पहले तुम दूसरे यंग मास्टर सॉन्ग को प्रेम औषधि पिलाने और उसे अपने इर्द गिर्द घुमाने में सक्षम थे, लेकिन अब केवल 1 साल ही बीता है और तुम पहले ही पलटकर यंग मास्टर हुओ के पैर को गले लगा चुके हो। किनके और हुओ जून के आंकड़े अचानक रुक गए। लेकिन अभी क्यू तियान अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसकी आवाज थोड़ी तीखी थी। इसके अलावा शादी अभी शुरू नहीं हुई थी, संगीत बहुत धीमा था और मेहमान केवल धीमी आवाज में एक दूसरे से बात कर रहे थे, इसलिए इस आवाज ने आसपास के लोगों का बहुत ध्यान आकर्षित किया। अचानक चारों ओर शांति छा गई। क्यूडीएम का चेहरा पीला पड़ गया। वास्तव में जैसे ही उसने बात की, उसे पछतावा हुआ। उसने बस भावना में बहकर ऐसा कहा। उसके पास दूसरे मेहमानों को यह बताने का कोई तरीका नहीं था कि वे अपनी यादें खो दें। इस समय जब उसे हुओ जून की ठंडी निगाह मिली, तो वह केवल अपना सिर तान सकती थी और अपना मुंह खोल सकती थी। युवा मास्टर हुओ, आप नहीं जानते कि आज रात आप जिस गर्लफ्रेंड को लेकर आए हैं वह किस तरह की है ना? मैं उसे जानता हूँ, इसलिए मैं उसे जानता हूँ। उसकी शक्ल से मूर्ख मत बनो। उस समय कार्यक्रम दल में जब सेकंड यंग मास्टर सॉन्ग और मैं एक दूसरे को जानते थे, तो वह वही थी जिसने सेकंड यंग मास्टर सॉन्ग को धोखा देने के लिए चालें चली थी। अंत में जब उसे पैसे और लाभ मिले, तो उसने सीधे उसे बाहर निकाल दिया और चुपचाप चली गई। क्यू तियान को यह कहते हुए सुनकर तान खा ने अविश्वास से दूसरे व्यक्ति की ओर देखा। यदि यह क्षण न होता जब वे आमने सामने थे, तो तान खा को वास्तव में विश्वास नहीं होता कि यह व्यक्ति बेशर्मी से काले को सफेद में बदल गया, सिर्फ उस पर गंदा पानी फेंकने के लिए। उसकी आंखें उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी, लेकिन उसने बहुत ही उचित शब्द बोले, वास्तव में 4 शब्दों को बहुत सहजता से समझाते हुए। ऐसे व्यक्ति से पहली बार मिलते ही तनखा गुस्से से लगभग अवाक रह गए। इस समय जो मेहमान शांत थे, वे धीरे धीरे चर्चा करने लगे। यह युवा मास्टर हो झोंगलो है? क्या वह वास्तव में उतना ही सुंदर और विनम्र है जितना कि अफवाहों में बताया जा रहा है? वह अपनी प्रेमिका को किसको साथ लाया है? मैंने सुना है कि वह एक छोटी सी स्टारलेट है। उसे नहीं पता कि सावधान कैसे रहना है। हे भगवान, ये युवा मास्टर अपने साथ जो लोग लाते हैं,
वे सब केवल मनोरंजन के लिए होते हैं। उनमें ऐसा क्या अच्छा है? लेकिन इस छोटी सी स्टारलेट की हिम्मत वाकई बहुत बड़ी है। इस तरह सबके सामने उजागर होना, क्या हो परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है? मुझे लगता है कि वह अब इंडस्ट्री में नहीं रहना चाहती। लेकिन हो परिवार की प्रतिष्ठा आज खत्म हो गई है। मुझे आश्चर्य है कि हम इस व्यक्ति से कैसे निपटेंगे। हम और क्या कर सकते हैं? उसे बाहर निकालने और संबंध तोड़ने के अलावा कुछ भी करने से लोग केवल हंसेंगे। देखो, शायद यंग मास्टर हुओ को अपनी इज्जत बचाने के लिए उग्र व्यवहार करना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार की शोर भरी चर्चाएं धीरे धीरे पूरे भोज कक्ष में गूंजने लगी और सबकी निगाहों का केंद्र वह ठंडा चेहरा वाला किशोर था जो पास ही स्थित दरवाजे की ओर देख रहा था। दरवाजे के पास खड़ा सुरक्षा गार्ड समझ गया और तेजी से तथा धीरे धीरे चलकर यहाँ आ गया। हो जुन ने भावशून्य चेहरे से क्यूई तियान की ओर देखा, इस पागल औरत को बाहर निकालो। जैसे ही ये शब्द कहे गए, न केवल क्यूई तियान दंग रह गया, बल्कि जो मेहमान पहले उत्साह से चर्चा कर रहे थे वे भी दंग रह गए। जिस क्षण क्यूडीएम को सुरक्षा गार्डों ने उठा लिया और बाहर ले गए, उसने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की और अपना सिर घुमाने की कोशिश की। युवा मास्टर हो, मेरा विश्वास करो, मैंने जो कहा वह सच है। हो जून का चेहरा भावहीन था। मैं स्पष्ट कर दूं, वह मेरी प्रेमिका नहीं है। एक मेहमान दंग रह गए, तभी किसी को समझ में आया, क्या यह रिश्ते की शुरुआत है? दरअसल ऐसा करना भी बहुत समझदारी है। बस इतना कह दो कि हम एक दूसरे को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खुद यह बात लेकर आया हूँ। मुझे लगता है कि वह लड़की खंडन करने की हिम्मत नहीं करेगी। यह युवा मास्टर हो वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। लेकिन इससे पहले कि मेहमान अपनी चर्चा पूरी कर पाते, उन्होंने अचानक युवक को ठंडे स्वर में कहते सुना, क्योंकि वह मेरी प्रेमिका है, मेरी मंगेतर है और इस जीवन में मैं जिस लड़की से शादी करूंगा वह एकमात्र लड़की है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, भोज कक्ष में और भी अधिक शोर हो गया। क्यू तियान ने अविश्वास में उन दोनों को देखा और फिर पागलों की तरह संघर्ष किया, उसके बहकावे में मत आना। 1 साल पहले यह किनके थी जिसने सोंग किंग झुओ को बहकाने के लिए यही चाल चली थी, और अब वह वही चाल इस्तेमाल कर रही है। वह उतनी मासूम नहीं है जितनी पहली नजर में लगती है। हो जून की कनपटी की नसें फड़क उठीं। इससे पहले कि सुरक्षा गार्ड उसे खींचकर ले जा सके, वह अब और खुद को रोक नहीं सका और आगे बढ़ा, अपना हाथ उठाया और उसके जबड़े को जोर से पकड़ लिया, लगभग उसे उठाना चाहता था, जिससे वह एक शब्द भी न बोल सके। उसकी आंखें डर से हो जून को देख रही थी। लेकिन जिस तरह से हो जुन ने उसे देखा वह पागलपन की हद तक क्रूर था और ठंडा था, जैसे कि वह किसी मृत व्यक्ति को देख रहा हो। जब सभी लोग डर के मारे अपनी सांस रोके हुए थे, तभी उन्होंने देखा कि किशोर के मुंह का कोना धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। उसने ठंडी मुस्कान दी, उसे मेरी छाती में उठा लो, वह मुझे जैसे चाहे रौंद सकती है, मैं तैयार हूँ। संपादक का नोट, मुझे होक की कहावत याद है, स्वेच्छा से उसका स्पेयर टायर बन जाओ, देवियो। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि होक में एम का खून है या नहीं। खुश स्माइली। नोट 1, होक के अनुसार यहाँ गर्लफ्रेंड एक महिला मित्र है जिसे अमीर सिंगल पुरुष अक्सर पार्टियों में जाते समय अपने साथ लाते हैं। अध्याय 62, योजना। संपादन। फोन हुओ जून की घोषणा ने यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों को बुरी तरह डरा दिया। कई लोग घबरा गए और उन्हें मिले निमंत्रण को लेने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, ध्यान से देखना चाहते थे कि क्या उस पर लिखा है कि शादी करने वाले जोड़े हुओ जिंग यान और यान एन या हुओ झोंग लो और किन के थे। किसी भी मामले में यह इशारा, यह सबके सामने प्रस्ताव करने की लय की तरह था।
मेहमानों को पता नहीं था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। सौभाग्य से हुओ परिवार सिर्फ पागल लोग नहीं थे, यह अज्ञात था कि नौकरानी ने हुओ जिंगयान या यानएन को बैंक्वेट हॉल में जो कुछ हुआ था उसके बारे में बताया था या नहीं। इसलिए उन्होंने स्थिति को राहत देने के लिए किसी को भेजा, किनके को दुल्हन की सहेली के रूप में उधार लिया। महत्वपूर्ण पात्र, जो संघर्ष का केंद्र भी था, उधार लिया गया था और अब भोज हॉल में माहौल धीरे धीरे गर्म हो गया। लेकिन डू यिंगजी के समूह के चेहरे के हाव भाव जटिल थे जब उन्होंने हुओ जुन को देखा जो यहाँ टहल रहा था। हुओ जुन को लोग घूर रहे थे और वह अपना धैर्य खो बैठा, भौहें सिकोड़ते हुए बोला, तुम क्या देख रहे हो? देखो हीरो। दाओ आन कियट ने शराब का गिलास ट्रे ले जा रहे नौकर को दे दिया, फिर हुआक तुआन के लिए एक विशेष उपहार के रूप में 2 बार ताली बजाई। उसे थपथपाते हुए उन्होंने कहा, ऐसी स्थिति में भी तुम इतनी निर्भीकता और स्पष्टता से बोल सकते हो। मेरे दिल में जियाओ हुओ 8 मीटर और 20 लंबा है। हुओ जून इतना आलसी था कि उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने उस पर नजर डाली और फिर अपनी नजर हटा ली। बाकी लोगों का भी इसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। वे हुओ जून की घोषणा का मजाक उड़ा रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे, जब तक कि क्यूई यिमिंग ने कुछ देर तक सुनने के बाद शांति से कहा, अभी जो व्यक्ति है, क्या वह युवा सितारा है जिसे कभी सेकंड यंग मास्टर सॉन्ग का समर्थन प्राप्त था? डू यिंगजी। हाँ, मैं इस छोटी सी स्टारलेट को जानती हूँ, उसका नाम क्यूई तियान है। उसे इस साल की शुरुआत में एक ऐतिहासिक नाटक में दूसरी महिला भूमिका मिली और वह थोड़ी मशहूर हो गई। वह प्रसिद्धि पाने के लिए सो रही है। इतना कहने के बाद दाओ आनकीत मुड़ा और शराब का एक घूंट लेने ही वाला था कि वह अचानक रुक गया। 2 सेकंड के लिए अकड़कर उसने चारों ओर देखा और असमंजस में पड़कर पूछा, तुम सब मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहे हो? क्यू कैन ने हंसते हुए उस पर मुंह बनाया, मैंने वास्तव में यह नहीं देखा। बूढ़े दाओ, तुम अभी भी इस तरह की चीजें खाते हो? एक पल के लिए डू यिंगजी कुछ नहीं कह सका। उसका चेहरा घुटन से लाल हो गया था। काफी देर बाद वह हांफने लगा और अपने पैर पटकने लगा। बकवास मत करो, मैं उसे नहीं जानता। आप एक दूसरे को नहीं जानते, तो फिर आप उसकी पृष्ठभूमि को इतनी अच्छी तरह कैसे जानते हैं? क्या यह जियाओ हुओ परिवार की वजह से नहीं है? जैसे ही ये शब्द निकले, भीड़ दंग रह गई। यहाँ तक कि हुओ जुन ने भी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, किन किन से इसका क्या लेना देना है? किन किन शब्द सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। दाओ आना कियट अपना बचाव करने के लिए उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के संबोधन पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने तत्काल पूछा, क्या आपके परिवार ने पहले किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया था? मैंने भी उसे देखा था, इसलिए मैंने कुछ समय तक ध्यान दिया। फिर मुझे उस युवा सितारे के बारे में कुछ जानकारी मिली। क्यू कैन? कौन सा कार्यक्रम? मुझे क्यों नहीं पता? क्यू डू? उसने कहा। उस छोटे सितारे ने कहा कि उसके और तान खा के पास टोंग थान ट्रैक भी है। क्यू डू ने बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि वह हुआक तुआन की ठंडी निगाहों से घिर गई। क्यू डू ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और स्वतः ही चुप हो गई। लेकिन हुओ जुन ने भौहें सिकोड़कर अपना मुंह खोला। उस कार्यक्रम में सोंग किंग झुओ का निवेश था। वह तान खा के साथ उलझा हुआ है। क्यूई यिमिंग, जो अब तक चुप थी, अचानक हंस पड़ी। उसने गहरे अर्थ के साथ हुओ जून की ओर देखा। मैंने सुना है कि पिछले साल टोंग थान ट्रैक दुर्घटनावश गिर गया था और उसकी कलाई टूट गई थी। हड्डी में भी दरार आ गई थी। उसे ठीक होने के लिए आधे साल तक घर पर रहना पड़ा था। क्यूई यिमिंग ने अनजाने में कहा। लेकिन उसके मतलब के बारे में सोचते हुए अचानक उसके आसपास के लोगों के हाव भाव बदल गए और वे अलग अलग भावों के साथ हुओ जून को देखने लगे। हुओ जुन शांत रहा, उसका स्वर उदासीन था।
मैं करता हूँ। बाकी वास्तव में यह कोई आश्चर्यजनक उत्तर नहीं है। क्यूई यिमिंग ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी, इसलिए उसने इस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस हुओ जुन को देखा, तो अब आप और टोंग किंग झुओ दुश्मन हैं? हुओ जुन कुछ नहीं बोला। डू यिंगजी ने आगे कहा, क्या यह पहली नजर में स्पष्ट नहीं है? किसी की कलाई तोड़ना, आपने कितना बल प्रयोग किया? ज्यो हुओ जुन ने आलस से अपनी आंखें उठाईं। उसके मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे, लेकिन यह मुस्कान बेहद ठंडी है। कोई घुमाव नहीं। इसे तोड़ दो, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती। दो आन्हकियट। आप अद्भुत हैं। डू यिंगजी ने इस व्यक्ति का सामना करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना सिर क्यूई यिमिंग को देखने के लिए घुमाया। यह सिर्फ दुश्मन बनाने के बारे में नहीं है इसे कहते हैं तुम मरो, मैं जीवित रहूं। तो तुम अभी क्या चाहते थे? जल्दी से कहो। मुझे डर है कि वह बदमाश भावुक हो जाएगा और पलट जाएगा, दरवाजे पर चाकू लेकर आएगा और उस ज्यो हुओ परिवार के साथ आमने सामने की लड़ाई करेगा। क्यूई यिमिंग भी असहाय थी। उसने हुओ जून की ओर देखा। उसके स्वर में चेतावनी का भाव था। क्या तुम्हें पता है कि वह आज की अतिथि सूची में है? हुओ जून सहित हर कोई एक ही समय में दंग रह गया। हुओ जुन ने अपना संयम वापस पा लिया और पलक झपकते ही उसका पूरा चेहरा काला पड़ गया। वह आज भी आ रहा है। क्यूई यिमिंग, मैंने अभी अभी प्रवेश किया और आपको देखा, लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि आप दोनों में कोई दुश्मनी है। अभी अभी मैंने उस छोटे सितारे को यह कहते हुए सुना। मैंने हॉल में कुछ बार इधर उधर देखा, लेकिन मैंने आपको कहीं नहीं देखा। तुरंत सभी के चेहरे के भाव बदल गए। सभी ने एक ही समय में हुओ जून को देखा और हुओ जून ने कुछ सोचा। उसकी अभिव्यक्ति गहरी और ठंडी थी। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और सीधे बैंक्वेट हॉल के दरवाजे की ओर चला गया, जो कि वह स्थान भी था जहां से तनखा अभी अभी निकला था। दाओ आनकीत को गुस्सा नहीं आया। तुमने अभी क्यों कहा? क्यूई यिमिंग, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह सीधे सोंग किंगझुओ की बाह तोड़ देगा। ठीक है, ठीक है, चलो अभी इस बारे में बहस नहीं करते, जल्दी से वहां दौड़कर देखते हैं। हमें तुरंत टोंग थान ट्रैक को उससे पहले ढूंढना होगा, अन्यथा कोई नहीं जान पाएगा कि वह क्या करेगा। जैसे ही तुओंग सैम ने यह कहना समाप्त किया, अन्य लोग भी तुरंत उसके पीछे चले आए। आज गोनान दुल्हन है। ड्रेसिंग रूम में उसे तनख्वाह से भी अधिक बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। इस तरफ तनख्वाह को अभी अभी बचाया गया था और यहाँ लाया गया था। मेकअप आर्टिस्ट द्वारा खदेड़े जाने से पहले वह नगोनैन से कुछ शब्द भी नहीं कह पाया था। कमरे में मौजूद लोग व्यस्त थे और इधर उधर भाग रहे थे, करवटें बदल रहे थे और अंततः तनख्वाह को यहाँ आकर बीच में आने पर शर्मिंदगी महसूस हुई। एक क्षण बाद वह मुड़ी और चली गई। मिस टैन, क्या आप भोज कक्ष में वापस जाना चाहती हैं? दरवाजे के बाहर खड़ी नौकरानी ने पूछा। तनख्वाह ने एक पल के लिए सोचा और याद किया कि हुओ जून ने अभी क्या कहा था। उसका चेहरा गर्म होने से नहीं बच सका। उसने अनुमान लगाया कि अगर वह अभी वापस चली गई तो हुओ जून की तुलना में वह नहीं जानती कि कौन चिड़ियाघर में बंदर की तरह होगा। उसने अपने दिल में शाप दिया, लेकिन उसके चेहरे पर केवल मुस्कान थी। बैंक्वेट हॉल में बहुत बोरियत है, मैं बाहर जाकर ताज़ी हवा लेना चाहता हूँ। दूसरी मंजिल पर बालकनी आगे है, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तनख्वाह ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं स्वयं वहां जा सकता हूँ। हाँ, मिस टैन, अगर आपको कुछ कहना है तो मुझे आदेश दीजिए। अपने पिछले जीवन में पुराने घर की मुख्य मंजिल की धुंधली यादें होने के कारण तनख्वाह इस जगह से अपरिचित नहीं था। वास्तव में उसके पिछले जीवन में
वह बालकनी हो परिवार में उसकी पसंदीदा जगह थी, इसलिए उसने समय बर्बाद न करते हुए उसी परिचित रास्ते पर चलते हुए बालकनी में पहुंच गई। यह बालकनी लगभग 30 वर्ग मीटर की है। रेलिंग सफेद जेड से बनी है। छत के आधे हिस्से में ऊपरी मंजिल तक जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां हैं। ऊपरी मंच कई दर्जन सेंटीमीटर ऊंचा है। फर्श के बीच में एक छोटी मेज और कुर्सियां हैं। उसके बगल में 3 बेतरतीब ढंग से रखी रत्न कुर्सियां हैं। मेज पर केवल फूलों का एक छोटा सा फूलदान था, शायद आज की स्थिति के साथ समन्वय करने के लिए। नौकरानी ने फूलदान में सुंदर गुलाब रखे। तनखा खुद को रोक नहीं सका और छोटी मेज और गुलाब के फूलदान के चारों ओर घूमता हुआ आगे बढ़ता गया, जब तक कि वह सफेद जेड रेलिंग पर नहीं रुक गया। मुख्य मंजिल पर बनी मंजिलों की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। इसे दूसरी मंजिल की बालकनी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह ऊंचाई किसी सामान्य इमारत की चौथी या 5वीं मंजिल की ऊंचाई के बराबर होती है। यदि यह सफेद जेड रेलिंग के सामने चलने वाला कोई साधारण व्यक्ति होता, तो शायद वह खुद को रोक नहीं पाता और उसके पैर कमजोर हो जाते। लेकिन किनके को अपने पिछले जीवन से इसकी आदत थी, इसलिए वह इस समय नहीं रुका, सीधे आगे चलता रहा। वह थोड़ा झुकी, उसकी बाहें सफेद जेड रेलिंग पर टिकी हुई थी। तनखा ने अपना सिर उठाया और अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। सूरज चमक रहा था और हल्की हवा मेरे चेहरे पर चल रही थी। अभी भी वही परिचित खुशी और आराम की भावना, किसी पुराने मित्र से पुनः मिलने जैसा। तनखा मुस्कुराए बिना नहीं रह सके, जैसे वे कई वर्षों के अंतराल के बाद पुनः मिले हों। तभी एक आवाज गूंजी, जिसने उसके सारे उत्साह को खत्म कर दिया। तुम सचमुच यहाँ हो? तनखा ने भौहें सिकोड़ी, आंखें खोलीं और अपना सिर घुमाकर सीढ़ियों से नीचे देखने लगा। 1 साल तक टोंग थान ट्रैक को नहीं देखा। यह स्पष्ट रूप से देखकर कि वह कौन था, तनखा की भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं। तुम यहाँ क्यों हो? मैं हो परिवार का मेहमान हूँ, तो मैं यहाँ क्यों नहीं हूँ? सॉन्ग किंगजहो मुस्कुराया और सीढ़ियों से ऊपर चला गया। उसकी आंखों में गहरी जटिल भावनाएं थी। इसके विपरीत, तुम, वे धार्मिक शब्द जो तुमने 1 साल पहले मेरे सामने कहे थे, मुझे अभी भी लगता था कि तुमने वास्तव में लाभ के लिए ऐसा नहीं किया था। तुम अब क्यों पलटकर हुओ झोंगलों की बाहों में गिर पड़े? बातें करते समय टोंग थान ट्रैक पहले ही ऊपर की ओर चला गया था। उसकी आंखों ने छोटी लड़की के फिगर का आकलन किया, दुल्हन की सहेली। जब मैंने हो झोंगलों के शब्द सुने तो मैं वास्तव में भावुक हो गया। किनके, वास्तव में क्यों तियान सही था, यह आपकी चाल है ना? जानबूझकर अभिमानी और शुद्ध अभिनय करना, हमें राक्षसों की तरह आप पर झपटने के लिए बहकाना। क्या आप सिर्फ खेल नहीं कर रही हैं? यह देखकर कि टोंग थान ट्रैक निकट आ रहा है, तान खा ने भौहें सिकोड़ी और एक और मुड़ गया। मिस्टर टोंग, क्या आपने ज्यादा शराब पी ली है? टोंग थान ट्रैक ने उसके व्यंग्य को नजरअंदाज कर दिया, बस मुस्कुराया और कहना जारी रखा, अब कैसा है? क्या तुम संतुष्ट हो? मुझे और यंग मास्टर हुआ को इस तरह तुम्हारा पीछा करते देखकर क्या तुम बहुत प्रसन्न हो? सभी पागलों में एक जीवित रहने की प्रवृत्ति होती है, जिसे आत्मचर्चा और आत्मनिर्णय कहा जाता है। किनकिने हो जून से यह बहुत स्पष्ट रूप से सीखा था। लेकिन अगर यह हो जून था, तो वह नरम होने को तैयार होगी। लेकिन उसके सामने यह व्यक्ति, तनखा की अभिव्यक्ति ठंडी थी। मिस्टर टोंग, अगर आप और करीब आ गए तो मुझे अशिष्ट होने का दोष मत दीजिएगा। अध्याय 63। कुछ हुआ। संपादन। फोन हुओ जुन ने अचानक ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोल दिया। कमरे में मौजूद हर कोई, जिसमें मेकअप कर रही यानैन और मेकअप आर्टिस्ट भी शामिल थे, चौंक गए। आईलाइनर की आखिरी लाइन बर्बाद हो गई थी। जब मेकअप आर्टिस्ट को होश आया,
तो वह गुस्से में थी और अपने पैर पटकते हुए बोली, हमारा काम लगभग पूरा हो चुका था। तुम लोगों को अचानक से किसने कहा? चहचहाहट बंद हो गई। दरवाजे के बाहर से उस युवक की नजर वाकई बहुत ठंडी और डरावनी थी, बहुत डरावनी। पहली नजर में ही मेकअप आर्टिस्ट का गला रुक गया और उसने अपनी सारी लार वापस निगल ली। हो, यंग मास्टर हो, तनख्वाह कहाँ है? हो जून की नजरें खामोश भीड़ पर घूम गईं। वह उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाया जिसे वह ढूंढ रहा था, और उसकी आवाज तुरंत कुछ डिग्री ठंडी हो गई। सबसे आगे जो था, वह सबसे नजदीकी स्टाइलिस्ट का सहायक था, जो अभी भी अपने हाथ में ज्वेलरी सेट पकड़े हुए था, उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। इस समय उसका चेहरा सख्त था, उसकी जीभ दुख रही थी, और वह हकलाते हुए बोला, मिस किन किन के जाने से पहले थोड़ी देर के लिए रुकी, छोड़कर। वह कहाँ चली गई? हु जून ने कर्कश आवाज में पूछा। दूसरे पक्ष ने असमंजस में अपना सिर हिलाया। किशोर की क्रूरता और रक्तरंजित आंखों को देखकर वह लगभग डर गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस समय दरवाजे के पास खड़ी नौकरानी ने आखिरकार अपना संयम वापस पा लिया और सावधानी से बोली, युवा मास्टर झोंग लो, मिस किनके ने अभी अभी कहा था कि वह थोड़ी ऊब गई थी और कुछ ताज़ी हवा लेना चाहती थी, इसलिए वह दूसरी मंजिल की बालकनी में चली गई। यह सुनकर हो जून की आंखों में अंधेरा छा गया। एक और शब्द कहे बिना वह तुरंत मुड़ा और जल्दी से दूसरी मंजिल की ओर चल दिया। कालीन बिछे दालान से गुजरते हुए हो जुन का चेहरा और अधिक उदास और डरावना होता गया। उसके गोरे माथे पर नीली नसें उभर आईं। उसकी आंखें गहरी और क्रूर थीं जब वह सामने खाली जगह की ओर देख रहा था। इसे कोई नहीं देख सकता, केवल आप ही इसे देख सकते हैं। उसकी आंखों के सामने अधिकाधिक मतिभ्रम उभरने लगे, जो हमेशा के लिए धुंधले हो गए, जिससे उसके लिए हुए परिवार की मुख्य इमारत के हर कोने में खड़े अपनी छोटी बच्ची को बेरोकटोक गले लगाने और चूमने वाले लंबे आदमी को स्पष्ट रूप से देखना हमेशा के लिए असंभव हो गया। उसने देखा कि तनख्वाह असहाय होकर संघर्ष कर रहा था, चुपचाप रो रहा था, जब तक कि उसका दिल निराशा में राख नहीं हो गया। हो जून की आंखों के सामने दोनों की एक दूसरे से उलझी हुई छवियां उभरती रहीं। हो जून खुद को रोक नहीं सका और भाग गया। वह इन सभी भ्रमों को समुद्री झाग में बदलना चाहता था, उस अस्पष्ट आदमी को टुकड़ों में फाड़ देना चाहता था, तनख्वाह को उसकी पीड़ा से बचाना चाहता था। छोटी लड़की की आंखों का हर भ्रम निराशा से भरा था, लगभग उसके दिल को चीर रहा था। तन तन, हो जुन दर्द से चिल्लाया। वह सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आया, उसके हाथ मुट्ठियां बंधी थी, उसकी भुजाओं पर नीली नसें उभरी हुई थी, जो भयंकर लग रही थी। हो जुन तेजी से दूसरी मंजिल की ओर भागा। एक ही समय पर पहली मंजिल के ड्रेसिंग रूम में हो जून को वहां से निकले हुए आधा मिनट भी नहीं हुआ था कि उसने फिर से किसी को दौड़ते हुए आते सुना। इस बार सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था। जब वे सिर्फ 10 मीटर दूर थे, तो चेंजिंग रूम में मौजूद सभी लोगों ने दालान से अव्यवस्थित कदमों की आवाज सुनी। इस बार अनुभवी मेकअप आर्टिस्ट ने स्वेच्छा से आईलाइनर नीचे कर दिया। सचमुच, कुछ ही सेकंड बाद दरवाजा धक्का देकर खोल दिया गया। सबसे पहले अंदर भागा डू यिंगजी, जो भारी सांस ले रहा था। आराम करने के बावजूद उसने दरवाजा पकड़ लिया और पूछा, हो झोंगलो, क्या तुम अभी अभी यहाँ से गुजरे हो? यहाँ से गुजरे हो? इस समय यानन शीशे के सामने बैठा था। चाहे वह उसे मनाने की कितनी भी कोशिश करे, वह स्थिर नहीं बैठ पा रहा था। वह उठकर खड़ी हो गई। वह तनख्वाह को ढूंढने के लिए दूसरी मंजिल की छत पर गया। 2 आनेकीत अधीर हो गई। टोंग थान ट्रैक के बारे में क्या वह भी चला गया?
टोंग थान ट्रैक। गोनेन ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, मैंने केवल हुआक तुआन को देखा है। दाओ आनकीत ने कुछ नहीं बताया, पलटा और तेजी से बाहर भाग गया। कमरे में मौजूद हर कोई दंग रह गया। गोनेन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने भीड़ में से आखिरी व्यक्ति को आवाज दी जो भाग रहा था। आखिर क्या हो रहा है? सही समय पर रुकने वाला आखिरी व्यक्ति क्यूई यिमिंग था। यह सुनकर वह रुक गया, उन सभी पर नजर डाली जो पहले ही दूर भाग चुके थे, और सोचा कि भले ही वह उनके पीछे चले, इसका मतलब एक व्यक्ति कम होगा लेकिन एक समस्या कम नहीं होगी। इसलिए क्यूई यिमिंग रुक गया। उसने अपना सिर घुमाकर गोनअन की ओर देखा और माफी मांगी। क्षमा करें, बहन गोनेन। ऐसी संभावना है कि हुओ जुन के पक्ष में कुछ होगा। आपको मानसिक रूप से खुद को तैयार करना चाहिए। यह सुनकर गोनेन दंग रह गया। फिर वह खुद को यह कहने से रोक नहीं सका, कुछ नहीं हुआ, है न? बिल्कुल नहीं, यह बहुत छोटा है, कुछ भी होने के लिए समय नहीं है। यान इनकी हैरान नजरों का सामना करते हुए क्यूई यिमिंग ने ज्यादा कुछ नहीं समझाया, बस सीधे कहा, यह सिर्फ इतना है कि कोई किनके को याद कर रहा है। शायद वे उसे ढूंढने गए थे। अभी के समय के आधार पर निश्चित रूप से कुछ नहीं होगा, लेकिन हुओ जून की अभी की भावनाओं को देखते हुए, भले ही उन दोनों की मुलाकात न हुई हो, लेकिन अगर हुओ जून केवल उस व्यक्ति से मिला तो संभव है कि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। यह सुनकर गोनेन ने आह भरी। क्या हमें पहले 120 पर कॉल करना होगा? ते नहत मिन्हा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुओंग सैम और उसका समूह समय पर पहुंचता है या देर से। यह अच्छी बात है कि वे ठीक है। गोनआन ने अपनी स्कर्ट उठाई और बाहर चली गई। मैं तुम लोगों के साथ देखने चलूंगी। माफ कीजिए सुश्रीन गोनान, मैंने आपको और अधिक परेशानी में डाल दिया है। कुछ नहीं। गोनन जल्दी से दालान की ओर चली गई। जिस क्षण से मैंने उसे और खा को दुल्हन की सहेलियों और दूल्हे के रूप में चुना था, मैं मानसिक रूप से तैयार थी। दूसरी मंजिल की बालकनी पर। मिस्टर टोंग, अगर आप और करीब आ गए तो मुझे अशिष्ट होने का दोष मत दीजिएगा। छोटी लड़की सफेद जेड रेलिंग के सामने खड़ी थी। उसकी ठंडी आंखें सावधानी से टोंग थान ट्रैक को देख रही थी। लड़की के शरीर को देखकर, जो उसके शरीर से भी छोटा था, टोंग किंग झुओ पहले तो उस पर हंसना चाहता था, लेकिन फिर उसे 1 साल पहले की बात याद आ गई, जब उसे एक ऐसी ही कोमल छोटी लड़की ने अपने कंधे पर से उठाकर जमीन पर फेंक दिया था। सोंग थान ट्रैक की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। 2 या 3 सेकंड बाद उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम अब भी मुझे अपने कंधे पर फेंकना चाहते हो? पिछली बार मैं अचानक पकड़ा गया था, इस बार मैं तुम्हें वह मौका नहीं दूंगा। तनखा ने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा भावहीन था और वह सीधे उसकी ओर देख रही थी। टोंग थान ट्रैक ने फिर कहा, इसके अलावा इस ऊंचाई पर यह अच्छा नहीं होगा यदि आप और मैं दोनों गिर जाएं। तनखा ने भौहें सिकोड़ी। यह देखकर कि छोटी लड़की अभी भी शांत होने से इनकार कर रही है, टोंग थान ट्रैक रुक गया। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मुझसे इतना सावधान रहने की जरूरत है? किनके की नजरें ठंडी हो गई। मुझे लगता है कि हमारे पास कोई पुरानी कहानियां नहीं हैं, जिन्हें हम आपस में साझा कर सके। टोंग थान ट्रैक मुस्कुराया। नीचे भोज कक्ष में बैठे लोगों के विचार शायद आपके जैसे न हों। तान खा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह वो परिवार है, मुझे बस अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करनी है और मैं किसी को बुलाकर तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ। तो मिस्टर टोंग, बेहतर होगा कि आप कोई मूर्खतापूर्ण काम न करें। यह सुनकर सोंग किंग झुओ जोर से हंसा, निर्णायक रूप से अपने बगल में रतन कुर्सी खींची, लापरवाही से बैठ गया और किनके को देखा, मैंने कुछ नहीं किया,
तुम मेरे प्रति इतनी दुश्मनी क्यों रखते हो? किनके ने एक गहरी सांस ली। क्योंकि तुम बीमार हो, डांट को अपने दिल में वापस निगल लिया। वास्तव में मैं तुम्हारे द्वारा लोगों को फोन किए जाने से नहीं डरता। सोंग थान ट्रैक की आंखें चमक उठीं और अचानक उसने एक वाक्य कहा, क्योंकि अगर आप लोगों को बुलाते हैं तो सोचिए कि उन्हें कैसा लगेगा। किनके के मुंह खोलने का इंतजार किए बिना सोंग किंग झुओ ने जारी रखा, मुझे क्यूई तियान को धन्यवाद देना होगा। अगर यह उसके शब्दों के लिए नहीं होता तो मैं वास्तव में उसका फायदा उठाने के ऐसे तरीके के बारे में नहीं सोचता। इसलिए यदि आप किसी और को बुलाते हैं तो मुझे और भी खुशी होगी। मैं बस सभी को दिखाना चाहता हूँ क्यूई तियान सही है। आप और मैं एक दूसरे के साथ अस्पष्ट हैं, लेकिन मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। क्या उस समय हुओ परिवार का बूढ़ा आदमी अभी भी आपको अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेगा? किनके की आंखें डूब गईं। वह इस बात को लेकर चिंतित नहीं थी कि हुओ शेंगफेंग उसे कैसे देखेगा, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि अन्य लोग हुओ जून को गलत समझे, खासकर अगर नौकर अफवाहें फैलाते हैं तो यह हुओ जून की हालत के लिए मददगार नहीं होगा। तनख्वाह की हिचकिचाहट को देखकर टोंग थान ट्रैक ने न केवल रुचि खो दी, बल्कि यह सोचकर कि उसने तनख्वाह की कमजोरी पर प्रहार किया है, उसकी अभिव्यक्ति काली पड़ गई। क्या तुम सच में पूरे दिल से हुओ परिवार में शादी करना चाहती हो? हुओ झोंगलों में ऐसा क्या अच्छा है जो कुछ वह तुम्हें दे सकता है, मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ। इसके बारे में सपने में भी मत सोचना। तान खा की आंखें हल्की सी कांप रही थी, लेकिन जब वह टोंग थान ट्रैक को देख रहा था तो उसका हाव भाव ठंडा बना रहा। मैं तुम्हें यह आखिरी बार बताऊंगी, वह और मैं एक सामान्य रिश्ते में हैं। तुम्हें इस तरह की दुर्भावनापूर्ण अटकलें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यह भी मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ अब कोई चाल चल रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ इस तरह उलझने से मुझे केवल घृणा ही महसूस होगी। तान खा की बातें सुनने के बाद टोंग थान ट्रैक के चेहरे पर मुस्कान अब और बरकरार नहीं रह सकी। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। तान खा, जब पीने की पेशकश की जाती है तो पीने से इनकार नहीं करते और फिर दंडित होने पर पीने की इच्छा रखते हैं। मैं निश्चित रूप से अपने हाथ तोड़ने के लिए उसके साथ कर्ज का भुगतान करूंगा। तुम्हारे लिए। क्या तुम सच में उस हास्यास्पद कहानी पर विश्वास करती हो कि वह तुमसे शादी करेगा? हुओ परिवार तुम्हारे जैसी बिना पृष्ठभूमि या प्रभाव वाले किसी व्यक्ति से शादी कैसे कर सकता है? यहाँ तक कि हुओ परिवार के दत्तक बच्चे भी नगोन परिवार की सबसे बड़ी बेटियां हैं। क्या हुओ शेंगफेंग तुम्हें अपने साथ ले जाएगा? ऐसा कहने के बाद टोंग थान ट्रैक ने व्यंग्य किया। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, इससे पहले कि हुओ झोंगलो तुम्हें त्याग दे, तुम मेरी बात मान लो, अन्यथा तुम अपनी जान और अपनी संपत्ति दोनों खो दोगे और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे ही किन के बोलने वाली थी, उसने अचानक बालकनी के नीचे से तेज कदमों की आहट सुनी। सहज ही उसने अपनी नजरें उठाईं और देखा कि एक परिचित व्यक्ति कुछ ही कदम दूर बालकनी से दौड़ता हुआ आ रहा है। हुओ तनख्वाह की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना हुओ जून का चेहरा ठंडा और उदास था, जिससे लोग डर गए। फिर उसने एक पैर उठाया और टोंग थान ट्रैक को जोर से लात मारी, जो रतन कुर्सी पर अपनी पीठ के बल बैठा था। एक जोरदार धमाका हुआ। पास की चाय की मेज के बगल में रखी कई रतन कुर्सियां भी नीचे गिर गईं। कठोर कांच का फूलदान टोंग थान ट्रैक पर गिर गया, जो जमीन पर लेटा हुआ था। फूलदान में रखा पानी भी उसके ऊपर फैल गया। मैदान अस्तव्यस्त था। तनख्वाह घबरा गया। टोंग थान ट्रैक को ऐसा लग रहा था जैसे उसे लात मारकर बेहोश कर दिया गया हो। जिस रतन की कुर्सी पर वह पहले बैठा था उसे भी लात मारकर नीचे गिरा दिया गया था। अब वह कछुए के खोल की तरह उसकी पीठ पर थी। टोंग थान ट्रैक को मुड़ने और उठने में कठिनाई हुई।
लेकिन हो जुन ने टोंग थान ट्रैक को वह मौका नहीं दिया। वह आगे बढ़ा, फर्श पर एक घुटने पर बैठा, टोंग थान ट्रैक की टाई को कसकर बांध दिया। टोंग थान ट्रैक का कॉलर इतना कसकर बंधा हुआ था कि उसने कई बार अक एक की आवाजें निकाली। लेकिन इस समय हो जून की आंखें शांत और ठंडी थी, जिससे लोग कांप रहे थे। What do you call it when you're being squeezed like that? If anyone knows, please tell me. His face was expressionless as he clenched his hands into fists. His fists dug into his flesh, and he viciously pounded Song Kingajhuo's face. Every punch was like he wanted to beat this person to death. A few seconds later, Kinke finally regained her senses. Seeing Som Kingajho being beaten by Huo Jun until his face was covered in blood, Kinke's pupils suddenly contracted. Huo Jun. From the rooftop came a lot of chaotic footsteps, though Yingajie and the others all heard the commotion and rushed over. Kinke didn't even look at them. Her face was pale as she looked at the two people on the ground. At this moment, Huo Jun had completely lost his mind. His eyes were almost filled with blood vessels, red to the point of being frightening. If this continued, Ho Jun would really be able to beat the person to death. That terrifying thought struck Kinke. She didn't care about the others, जल्दी से दौड़कर आया और हो जून की झूलती हुई बाह को पकड़ लिया। तुम पागल हो, क्या तुम जेल जाना चाहते हो? किनके की कर्कश आवाज गूंजी। लेकिन इस समय हो जून उन मतिभ्रमों को देखने के बाद से पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसने अपना सिर नहीं घुमाया, बल्कि अपना हाथ हिलाया। धमाका। तनख्वाह समूह में से कोई व्यक्ति छत पर भागा और डर के मारे चिल्लाया। हो जून का हाथ, जो हवा में उठा हुआ था, अचानक सख्त हो गया। अगले ही पल उसने अचानक प्रतिक्रिया की, देखने के लिए अपना सिर घुमाया और उसकी आंखें फटने वाली लग रही थी। छोटी लड़की का चेहरा पीला पड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी, क्योंकि उसने अभी अभी उसे धक्का दिया था। एक क्षण में ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर ठंडे पानी का एक कटोरा डाल दिया गया हो। इस क्षण में हो जून का सारा गुस्सा शांत हो गया। वह मुड़ा, खड़ा हुआ, तान खा की ओर दौड़ा और लगभग लड़खड़ाते हुए उस छोटी लड़की को उठाने में मदद करने लगा। युवक का चेहरा पीला पड़ गया था, मानो वह डर गया हो। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसके पतले होंठ थोड़े कांप रहे थे, जैसे उसकी आंखें पागलों की तरह छोटी लड़की के शरीर को छू रही हों। किन-किन, मैं ठीक हूँ। सिर पर चोट लगने के बाद तनख्वाह की दृष्टि अंधकार से भर गई। वह धीरे धीरे होश में आई। उसने हो जून के डरे हुए चेहरे को देखा और उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। खून से लथपथ हाथ किसी ऐसे व्यक्ति का था जो नहीं जानता था कि वह किसका था। अभी तक प्रत्येक घूंसे की ताकत लोहे और पत्थर जितनी भारी थी, लेकिन अब वह कांपने से खुद को नहीं रोक पा रहा था। किनके का दिल दुख गया। उसने चक्करदार सिरदर्द को सहन किया और फिर दोहराया, मैं ठीक हूँ, डरो मत। छोटी लड़की के पीले चेहरे को अपना मुंह खोलते हुए देखकर हो जुन के दिल में लटकी भारी चट्टानें, जो 1000 पाउंड वजन की लग रही थी, आखिरकार टूटकर गिर गईं। इस प्रहार से वह घबरा गया। उसकी छाती में ऐसा दर्द हुआ मानो वह फटने वाली हो। हो जून ने छोटी लड़की को कसकर गले लगाया, अपना सिर छिपाया और गला रुंध गया। मुझे माफ कर दो। मैं, इससे पहले कि हो जून बोलना समाप्त कर पाता, दूसरी तरफ डू यिंगजी ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। सावधान। किनके की सांस रुक गई। हो जुन ने केवल अपने कानों के पीछे से आती हवा का झोंका सुना। बिना सोचे समझे उसने छोटी बच्ची को कसकर गले लगा लिया और उसे अपनी छाती से लगा लिया। बम,
मजबूत कांच की बोतल हुओ जुन के सिर पर जोर से टूट पड़ी। तनखा का दिल अचानक सिकुड़ गया। उसकी आंखों में भय भर गया। उस असीम भय में उसके पास केवल टोंग किंग झुओ का क्रूर और खूनी चेहरा देखने का समय था, जो घृणित रूप से हंस रहा था, और उसके सामने युवक के सफेद माथे पर चमकीले लाल रक्त की एक धारा अचानक बह निकली। नहीं, उसने अपने दिल में एक घुटी हुई चीख सुनी। प्रकाश गायब हो गया। किनके की चेतना अंधकार में डूब गई। पहले ही क्षण जब चेतना उसके शरीर में लौटी, तनखा सीधा बैठ गया। हो जुन, तीव्र चक्कर आने से उसका शरीर हिंसक रूप से कांप उठा, जिससे वह लगभग बिस्तर पर गिर गई। बिस्तर के किनारे पर खड़ी नौकरानी स्तब्ध थी, लेकिन अचानक उसने अपना संयम वापस पा लिया और जल्दी से दरवाजे की ओर भागी। मिस किनके जाग रही हैं। किनके ने चक्कर सहा और बिस्तर से रेंगते हुए बाहर निकली। अपने हिलते शरीर को सहारा देने के लिए दीवार को पकड़ लिया। उसकी आंखें दरवाजे की ओर देख रही थीं। हो जून कहाँ है? हो जून कहाँ है? मुझे उसे देखने दो। छोटी लड़की की कर्कश आवाज कमजोरी को छिपा नहीं सकी, लेकिन वह कभी इतनी क्रोधित और ठंडी नहीं हुई थी, जिससे नौकरानी घबरा गई। यह दरवाजे के बाहर तक नहीं था कि यानेन जल्दी से अंदर भाग गया। किनके को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। के मैंने अभी तक जांच नहीं की है, आप अभी बिस्तर से नहीं उठ सकते। बहन यानेन। जैसे ही उसने यानेन को देखा, किनके लगभग मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसकी नाक की नोक में दर्द महसूस हुआ। उसने अपने आंसू रोकने की कोशिश की और यानेन को देखा। हो जून कहाँ है? क्या हो जून ठीक है? यानेन ने सिर हिलाया। डॉक्टर ने जांच की। मेरी तरह यह सिर्फ एक मामूली चोट है, वह ठीक हो जाएगा। किनके का दिल अचानक शांत हो गया। उसके पैर लगभग जगह में लंगड़ा हो गए। वह फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई। छोटी लड़की ने अपना सिर झुका लिया। उसकी नुकीली ठुड्डी से आंसू चुपचाप बह रहे थे। जब तक उसकी आंखों से आंसू उसके हाथ के पिछले हिस्से पर नहीं गिर गए, तब तक उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और तुरंत उन्हें पोंछने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन उसने जो भी किया, आंसू उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। जितना वह उन्हें पोंछती, वे उतने ही नीचे गिरते, जैसे टूटे हुए मोती जमीन पर गिर रहे हों। अंत में तनखा अब भी इसे रोक नहीं सका और अपना चेहरा ढकने के लिए आगे बढ़ा। मुझे मौत के डर से डर गया। छोटी लड़की फुसफुसाए, मुझे लगा कि उसके साथ कुछ हुआ है। गोनेन की आंखें चमक उठीं, थोड़ा हिचकिचाहट लग रही थी। कुछ सेकंड के बाद उसने मदद मांगने के लिए अपना सिर घुमाया और हुओ जिंगयान की ओर देखा, जो कमरे के दरवाजे पर चुपचाप खड़ा था। हुओ जिंगयान ने भौहें सिकोड़ी। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वह फिर भी धीमी आवाज में बोला, खा खा। हालांकि हुओ जून गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था, डॉक्टर ने कहा। वह अब अज्ञात कारणों से कोमा में है। अध्याय 64। पिछले जन्म का सपना देखना। 1। संपादन। फोनहाक तुआन को नहीं पता था कि वह यहाँ कैसे आया। उसे बस इतना याद था कि जब उसने अपना सिर उठाया तो उसे कियान डुक हाई स्कूल की बाड़ दिखाई दी। लाल ईंट की दीवार एक दूसरे के ऊपर खड़ी थी। सतह पर धब्बे थे। दीवार पर हरे आइवी लटके हुए थे। हवा के झोंके से पत्तियां समुद्र की लहरों की तरह हिल रही थी। सूरज की रोशनी चकाचौंध कर रही थी, जिससे लोग घबरा रहे थे। इस घबराहट में उसकी आंखों के सामने के सभी दृश्य बहुत पहले ही गायब हो गए थे, जैसे कि वे परिचित थे। हुओ जून को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसकी चेतना ने उसे बहुत अधिक सोचने का मौका नहीं दिया। वह बस सहज रूप से नीचे दबा, पीछे की ओर रुक गया, गति प्राप्त करने के लिए दौड़ा और कूद गया। किशोर ने आसानी से अपने सामने की छोटी दीवार को पार कर लिया।
जब वह जमीन पर उतरा तो उसके पैरों के नीचे की जमीन इतनी नरम थी कि उसे लगा कि वह डूबने वाला है। नथुने हरी घास की ताजी सांस से भर गए। एक हल्की सी खुशबू चारों ओर फैल गई। युवक खड़ा हुआ और अपने पास लगे बड़े पेड़ के पास चला गया। पत्ते हरे भरे थे। सूरज की रोशनी पेड़ की छतरी के बीच से होकर जमीन पर आ रही थी। घास पर सूरज की रोशनी की सुनहरी किरणें बिखरी हुई थी। दोपहर की धूप ने लोगों को और भी आलसी बना दिया। वो जून छतरी के नीचे चला गया, बड़े पेड़ की तरफ पीठ करके छाया में बैठ गया। यह वह जगह थी जहां वह सबसे ज्यादा जाता था। कियांडे मिडिल स्कूल के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित। उसे परेशान करने वाले बहुत कम लोग थे। उसके लिए 11वीं कक्षा में पढ़ना बहुत आसान था। अपने खाली समय में जब वह स्कूल नहीं जाना चाहता था तो वह यहाँ आता था। दोपहर के करीब 2 बजे शिक्षण क्षेत्र से पढ़ने की आवाज सुनी जा सकती थी। हवा हल्की थी। सूरज की रोशनी गर्म थी। यह सोने का सही समय था। हो जून ने अपनी बेसबॉल टोपी की धार नीचे खींची, जिससे पेड़ की छतरी के बीच से चमकती हुई सूरज की किरणों को रोका जा सके। हो जून अभी भी गहरी नींद में सो रहा था जब तक कि एक घुटन भरी आवाज नहीं आई। शोर सुनने के बाद युवक के गोरे चेहरे को ढकने वाली काली टोपी थोड़ी हिल गई। कुछ सेकंड बाद वह इसे और सहन नहीं कर सका और टोपी उतारने के लिए आगे बढ़ा, अपने शरीर के आधे हिस्से को टटोलते हुए, शाप देने का इरादा रखते हुए। चले जाओ। पहली आवाज अभी उसके मुंह से निकली भी नहीं थी कि वह उसके गले में अटक गई। बड़े पेड़ से थोड़ी दूर दीवार के कोने में बैठी एक लड़की थी जो जवान दिख रही थी। उसके लंबे काले बाल एक पोनीटेल में बंधे थे जो उसकी पीठ पर लटक रहे थे। लड़की ने सफेद पोशाक पहन रखी थी। उस पर धूल का एक कण भी नहीं था। बस उसकी त्वचा के रंग जितना सफेद और सुंदर नहीं था। धूप में सुखाया हुआ पाउडर लगभग एक चमकदार रोशनी की तरह सुंदर लग रहा था। उसका अंडाकार चेहरा हथेली जितना बड़ा था। उसकी विशेषताएं भी उतनी ही नाजुक और सुंदर थीं। बस इस समय उसकी नाक लाल हो गई थी और रोने से उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। हालांकि वह हिंसक रूप से रो रही थी। हो जून देख सकता था कि यह छोटी लड़की खुद को संयमित करने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसने अपनी छाती को सहलाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उसकी कोमल आवाज धीरे से कुछ कह रही थी, जैसे कि वह धीरे से खुद से कह रही हो कि अब और मत रो। इसलिए हो जून की जागृत होने से गर्म भावनाएं उन कुछ अवज्ञाकारी आंसुओं से आसानी से बुझ गईं। 10 सेकंड से अधिक समय तक अपनी सिसकियों को दबा पाने में असमर्थ रहने के बाद लड़की ने धीरे से सिसकना शुरू कर दिया। उसका कितना दम घुट रहा था। हो जून को यह बिल्कुल भी मजाकिया नहीं लगा। वह सोच रहा था कि तभी उसने छोटी लड़की को खड़े होते देखा। हो जून ने शुरू में सोचा था कि वह चली जाएगी, लेकिन उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। छोटी लड़की ने अपने आंसू रोके और इधर-उधर देखा, दूसरों को नहीं देखा, और हो जून पुराने पेड़ के पीछे छिप गई। उसने तुरंत एक पियानो का टुकड़ा गुनगुनाना शुरू कर दिया जो बहुत कुशल नहीं था। इस पियानो के टुकड़े को हो जून ने कुछ समय पहले इत्मीनान से बजाया था, इसलिए यह अब और अधिक परिचित नहीं हो सकता था। उसने देखा जैसे वह कुछ सोच रहा था, और उसने छोटी लड़की को उसके गुनगुनाने की लय का अनुसरण करते हुए देखा, कभी-कभी 2 या 3 बार हिचकी लेते हुए, धीरे-धीरे मौके पर नाचते हुए। हो जून दंग रह गया। कुछ दर्जन सेकंड बाद वह अपनी आंखें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। उसके होठों के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। एक नज़र और आप बता सकते थे कि उसे कोई पेशेवर नृत्य प्रशिक्षण नहीं मिला था। उसकी शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी थी। उसका लचीलापन बहुत अधिक था और उसकी बुनियादी हरकतें खराब नहीं थी। लेकिन उसका नृत्य बहुत परिचित नहीं था।
इसलिए हरकतें बहुत सहज नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह तब नाच रहा था जब उसकी नाक लाल थी, आंसू रोके हुए। उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यह डांस भी वाकई बहुत भद्दा है। बस यही सोच रहा था, लेकिन हो जून के होठों के कोने अभी भी मुड़े हुए थे। उसे भी नहीं पता था कि वह ऐसा क्यों था। थोड़ी देर देखने के बाद किसी तरह वह उस व्यक्ति को वापस ले आया। एक बार फिर पेड़ के तने से टिक गया। युवक ने अपना सिर पेड़ के सहारे पीछे झुकाया, पत्तियों के बीच की खाई से चमकती रोशनी को देख रहा था। उसके कानों में हवा की आवाज, छोटी लड़की की मधुर आवाज और गुनगुनाहट भी सुनाई दे रही थी। उस दिन के बाद जब भी वह स्कूल के प्रांगण में सफेद ड्रेस में किसी छात्रा को देखता, तो वो जून को उस दिन देखी गई छोटी लड़की याद आ जाती। इस हफ्ते स्कूल के उत्तर पश्चिम में छोटे से जंगल में जाने की उसकी आवृत्ति पहले की तुलना में स्पष्ट रूप से बहुत बढ़ गई थी। सिर्फ एक बार और फिर कभी नहीं। ठीक उसी समय जब हो जुन धीरे धीरे समय के कारण अपनी पहचान की भावना खो रहा था, उसने उस छोटी लड़की को फिर से देखा। सटीक रूप से कहें तो उसने उस छोटी लड़की की एक तस्वीर देखी। तुआन का, तुम इतनी तल्लीनता से क्या देख रहे हो? क्यों कैन उसके पीछे रुकी, अपना सिर अंदर डाला और हुआक तुआन की निगाहों का पीछा किया कक्षा में ऊपरी दाहिने कोने में पहली डेस्क पर। वहां एक न्यूज शीट और उम्मीदवार की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर लगी हुई थी। हो जून ने पूछा, यह क्या है? क्यों कैन मुस्कुराया, तुआन का, क्या तुम्हें बाहरी मामलों की परवाह नहीं है? वे इस सप्ताहांत परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मैंने सुना कि वहां पर्याप्त कक्षाएं नहीं हैं, इसलिए उन्होंने हमारी कक्षा उधार ले ली। यह उम्मीदवारों की जानकारी है जो उन्होंने पोस्ट की है। हो जून ने फिर से अपनी आंखें सिकोड़ ली। किनके? अपने दिल में उसने चुपचाप इस नाम को एक बार फिर पढ़ा। फोटो में छोटी लड़की को थोड़ा शर्मीले ढंग से मुस्कुराते हुए देखकर हो जून की आत्मा थोड़ी घबरा गई। उसने खुद भी उम्मीद नहीं की थी कि इतने दिनों के बाद इस छोटी लड़की की उसकी धारणा इतनी गहरी होगी। उसने शुरू में सोचा कि वह उसे भूल गया है, लेकिन बस एक नज़र में यह कोहरे को दूर करने जैसा था। धीरे धीरे बेहद स्पष्ट दिखाई देने लगा। क्योंकि हो जून बहुत देर से घूर रहा था, इसने कियाओ जिन को भी जिज्ञासा से देखने के लिए प्रेरित किया। कुछ सेकंड तक देखने के बाद कियाओ जिन ने संदेह में भौहें सिकोड़ी। यह प्राथमिक विद्यालय की लड़की परिचित लगती है। किनके? किनके? कुछ सेकंड बाद कियाओ डू कहीं से भागा। किनके? मिस मिडिल स्कूल, क्या आप नहीं जानती? हो जुन ने अपना सिर घुमाकर देखा। तुम्हें पता है? क्यों डो? बेशक। वह हमारे स्कूल में बहुत लोकप्रिय है। न केवल वह सुंदर है, बल्कि वह एक अच्छी छात्रा भी है। क्यों कैन? अच्छा छात्र? कितना अच्छा? क्यों डू? क्या ब्लॉक में प्रथम स्थान भी गिना जाता है? लानत है। इसके अलावा चाहे परीक्षा कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों न हो, वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आती थी। जूनियर हाई स्कूल में हर छात्रवृत्ति उसकी सूची में होती थी। यह तो बहुत बढ़िया है। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? उसके बारे में सोचना बंद करो। वह एक अच्छी छात्रा है, कई शिक्षकों का दिल जीत लेती है। अगर तुम चाहते हो कि वह जल्दी ही प्यार में पड़ जाए, तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि शिक्षा विभाग का मुखिया तुम्हें रूलर से पीट पीट कर मार डालेगा? यह सही है, वह हमारी जैसी दुनिया से नहीं है। कियाओ जिन और कियाओ यू बातें कर रहे थे, इसलिए किसी ने उस युवक पर ध्यान नहीं दिया जो छोटी लड़की की तस्वीर के सामने खड़ा था। उसकी आंखें फड़फड़ा रही थी और डगमगा रही थी। लोगों के बीच भाग्य एक बहुत ही जादुई चीज है।
हालांकि वो जून तथाकथित कारण और प्रभाव में विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब वह किन के नाम की छोटी लड़की से एक तरफा मिला तो वह इसे स्वीकार करने से खुद को रोक नहीं सका। कियांडे जूनियर हाई और हाई स्कूल में 10,000 से ज्यादा छात्र थे। इतने सारे लोगों के बीच उस समय वह उसे नहीं जानता था। ऐसा लग रहा था कि वह बस एक चेहरा था जिसे उसने 2 या 3 साल पहले देखा था। और जब उसने उसे देखा तो हो जून ने तुरंत ही उस छोटी लड़की को स्कूल के हर कोने में हर समय देखना शुरू कर दिया। सक्रिय रूप से या निष्क्रिय रूप से उसने उससे कुछ तुच्छ जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया। हो जून ने पाया कि उसकी और उसका ध्यान बढ़ रहा था, लेकिन कियाओ जिन और कियाओ डू ने उसे याद दिलाया था कि वह जानता था कि वह और वह लड़की एक ही दुनिया से नहीं थे। इसलिए हो जून केवल अपनी सभी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता था। उसके लिए सबसे उपयुक्त दूरी तब थी जब वह उसे नहीं जानती थी। हो जून उसकी इस बुरी आदत को जानता था और इस बिंदु से सबसे अधिक अवगत भी था। यह सिर्फ इतना था कि यह उम्मीद के मुताबिक नहीं था। गुप्त अप्रतिस्पर्धी भावनाओं का यह वर्ष, जून के अंत में जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा समाप्त हो गई और यह घोषणा की गई कि उसे जल्दी रिहा कर दिया गया था। लेकिन हो जून ने पाया कि किन के अपने अन्य सहपाठियों की तरह नहीं थी। परीक्षा के बाद छात्र हर जगह पागलों की तरह मस्ती कर रहे थे और किन के अभी भी हर दिन एक जैसी थी। अपनी किताबें पढ़ने के लिए स्कूल के सेल्फ स्टडी रूम में लाती थी, जल्दी जाती थी और देर से वापस आती थी। इतनी नियमित कि यह एक हाई स्कूल के सीनियर्स की तरह था जिन्हें निचोड़ा जा रहा था। यह सिर्फ इतना था कि सामान्य स्कूल के दिनों के विपरीत उसके पास कोई नहीं था। उसके साथ सहपाठी भी थे, लेकिन वह अकेले ही स्कूल जाती और स्कूल से वापस आती थी। इसके अलावा हर रात वह स्कूल के पीछे वाली गली से गुजरती थी। हु जून ने वेई शेंग के साथ मिलकर जो हेल बार खोला था वह भी ठीक उसी गली में था। इसलिए हु जून को अच्छी तरह पता था कि वहाँ किस तरह के अशिक्षित लोग घुले मिले हुए थे, गंदे और बुरे विचारों वाले, नैतिकता से रहित मानक मैल। किन के एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जो हर दिन उस जगह से गुजरती थी। भेड़ियों की मांद के सामने आगे पीछे चलने वाले एक छोटे से सफेद खरगोश से अलग नहीं थी। वह स्थिति को बहुत अच्छी तरह जानती थी। हो जून ने 3 सेकंड के लिए भी संकोच नहीं किया। उसने क्याओ जिन क्याओ यू को दूर कर दिया, 2 जुड़वा बच्चों को खुद के लिए छोड़ दिया, जबकि वह हर रात एक निश्चित समय पर गली के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा था। छोटी लड़की को अंधेरे पर कदम रखने और घर लौटने के लिए किन केन को एक तरह से बाहर कर रहा था, लेकिन एडहू जून के अस्तित्व में उन्होंने उन समय में एक कदम नहीं उठाया था। गली में गहरे में घुसना। नीचे। कुछ सेकंड बाद उसके होठों का कोना फिर से मुड़ गया, उसकी जेबों में रखे हाथ घूम गए और वह सीधे गली के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। युवक दीवार से टिका, कुछ गड़बड़ है। उन लोगों के चेहरों पर भाव बहुत ही सूक्ष्म थे। हो जून को आगे आकर बात करने की पहल करते देख नेता के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। उसने अपने पीछे खड़े लोगों की तरफ देखा और फिर हंसते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर गया था। ठंडा? हो जून ने उपहास किया। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। बिना किसी संकेत के उसने आगे बढ़कर नेता का कॉलर पकड़ लिया। धमाका, उसने उसे सीधे दीवार से सटा दिया। सभी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हो जून बिना कुछ कहे हमला कर देगा। हर कोई वहीं अवाक खड़ा था। हो जून ने बेरहमी से अपनी बाँ और कोहनी को दूसरे व्यक्ति की गर्दन पर दबाया, तब तक निचोड़ता रहा जब तक कि दूसरे व्यक्ति ने अपनी आंखें घुमाई और पागलपन से संघर्ष नहीं किया। मैं तुम्हें मरने तक इंतजार करने दूंगा। आवाज के बाद एक जोरदार मुक्का सीधे प्रतिद्वंद्वी के पेट पर मारा गया।
एक दयनीय कराह निकली। हो जुन ने उसका हाथ छोड़ दिया और आधा कदम पीछे हट गया। वह आदमी झींगा की तरह सिकुड़कर जमीन पर लेटा हुआ, एक तरफ झुककर हो जुन की ओर इशारा करते हुए बीच बीच में डांट रहा था, लानत है, तुम विचलित हो। क्या बकवास है? जल्दी करो, मार डालो, मेरे लिए उसे मार डालो। हो जुन ठंडी हंसी हंसा, अपनी कलाई भींची, अपना पैर उठाया और जो सबसे पहले उछला उसे लात मार दी। हो जून के लिए लड़ाई झगड़ा रोज की बात थी, बचपन से ही यह आदत बन गई थी। बस इतना था कि सब कुछ खत्म होने के बाद उसने अपनी नजरें उठाईं और गली के बाहर एक छोटी सी लड़की को देखा जो डरी हुई लग रही थी। अचानक हो जून को अपने दिल में थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसके सामने कोई आईना नहीं था। हो जून अपनी मौजूदा शक्ल नहीं देख सकता था, लेकिन बिना सोचे समझे वह जानता था कि यह लड़ाई इतनी क्रूर थी। सामने वाले के हाथ में एक डंडा था। उसने स्वाभाविक रूप से पलटकर उसे उठा लिया। कुछ झगड़ों के बाद उसका शरीर बदबूदार धूल से भर गया था, यहाँ तक कि खून के धब्बे भी कम नहीं थे। ऐसा अस्त व्यस्त रूप उसने अपनी दुनिया में पहले भी देखा होगा। स्ट्रीट लाइट के नीचे साफ काली पुतलियां साफ तौर पर आतंक और भागने की भावना से भरी हुई थी। अगर वह डरी हुई नहीं होती तो शायद वह खुद को रोक नहीं पाती और पलटकर अभी भाग जाती। हो जून ने खुद का मजाक उड़ाते हुए अपनी आंखें नीची कर ली। यह स्पष्ट रूप से कुछ ही कदम दूर था। पैर बहुत छोटे हैं, लेकिन छोटी लड़की रोशनी के नीचे खड़ी है। वह अंधेरे में खड़ा है। ऐसा लगता है जैसे दोनों दुनियाओं में बिल्कुल कोई संभावना या कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसलिए शुरू से ही उसने बहुत दूर की उम्मीद नहीं की थी। हो जून बाहर चला गया। जब वह छोटी लड़की के पास से गुजरा, तब भी वह रुकने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उन भयभीत आंखों का सामना करते हुए हो जून उनमें अपना प्रतिबिंब देखने में सक्षम लग रहा था। छोटी लड़की ने अपना मुंह थोड़ा खोला, मानो वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन हो जून ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। मानव हृदय का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। उसने इतने लंबे समय तक सहन किया था, इसलिए वह वास्तव में यह निर्धारित नहीं कर सका कि इस वाक्य का उन दोनों के बीच समझ पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं, या उसके दिल की गहराइयों में बुरे विचार कोई गलती करेंगे या नहीं। शश, उसने स्वयं को हंसते हुए सुना। अच्छी लड़की। हो जून ने अपनी पीठ सीधी की और चला गया। जैसे ही वह लड़की की नजरों से ओझल हुआ, युवक के ठंडे और सफेद चेहरे पर मौजूद सारी भावनाएं और गर्माहट गायब हो गई। हो जून को उम्मीद नहीं थी कि यह एकमात्र मौका होगा जब वह और किन के आधे साल में फिर से मिलेंगे। उस दिन के बाद किनके ने भी अकेले पढ़ने के लिए स्कूल जाना बंद कर दिया, और हो जून के जन्मदिन के कुछ दिनों बाद, जो उसके वयस्क होने के समारोह की रात भी थी, उसे हेल बार में नशीला पदार्थ दिया गया। उसने जो लोगों का समूह इकट्ठा किया था, वे लोहे की छड़े और कीले लेकर आए और हेल बार की पिछली गली में उस पर घात लगाकर हमला कर दिया। यह हो जून के जीवन की पहली लापरवाही थी, जिससे उसे 2 महीने के लिए आईसीयू में भेज दिया गया। जब वह खतरे से बाहर हुआ, तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी 10 अंगुलियों में फ्रैक्चर अलग अलग थे, और वो परिवार ने सर्जरी करने के लिए एक प्रमुख सर्जन को ढूंढा, लेकिन वे अधिक से अधिक उसकी शक्ल सूरत ही ठीक कर पाए। उस दिन उसने पियानो को बिल्कुल भी नहीं छुआ। उसके नाममात्र के पिता हो शेंगफेंग गुस्से में थे। अगले दिन उसने घात लगाने वालों को कई गंभीर अपराधों को खोजने में मदद की और अंततः जेल में डाल दिया गया। यह जानने के बाद हो जून का मूड काफी हद तक शांत हो गया। कम से कम उसे उन कूड़े के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी जो किनके को फिर से परेशान कर रहे थे।
यह सिर्फ इतना था कि लगातार दर्दनाक उपचार से गुजरने के बाद टेंडन के नुकसान से सभी प्रकार की यातनाओं को सहना, जैसे कि उस रात को दोहराना, अस्पताल से छुट्टी मिलना और कियांडे हाई स्कूल में वापस आना, हुओ जून को केवल एक खबर मिली। किनके ने उसी हाई स्कूल सिस्टम में प्रवेश नहीं किया। वह दूसरे स्कूल में चली गई। अध्याय 65। पिछले जीवन के बारे में सपने देखना 2। संपादन फून फून्यह जानकर कि तान खा ने 8 हाई स्कूल में प्रवेश लिया है, हुओ तुआन को एहसास हुआ कि वह बहुत आश्चर्यचकित नहीं था। 1 साल तक उससे गुप्त रूप से प्यार करने और उसे न बताने के बाद उसे उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिली, यानी तान खा की माँ एक नर्तकी थी। बात बस इतनी सी थी कि जब वह छोटी थी तो उसके माता पिता एक अप्रत्याशित कार दुर्घटना में गुजर गए। शायद इसलिए क्योंकि वह अपनी माँ को याद कर रही थी, या शायद यह उसकी आनुवंशिकता थी, लेकिन तन खा ने कभी भी नृत्य के प्रति अपने प्यार को नहीं छिपाया। उत्कृष्ट परिणाम छोड़कर 8 हाई स्कूल में स्थानांतरित होने से कीन डुक हाई स्कूल के कई छात्रों और यहाँ तक कि शिक्षकों को भी लगा कि यह एक समझ से परे मूर्खतापूर्ण कदम था। हुओ जुन को ऐसा नहीं लगा। पहली बार वह तनख्वाह से उसके माता पिता की मृत्यु की सालगिरह पर मिला था। यही कारण है कि छोटी लड़की छोटे जंगल में इतनी दुखी होकर रो रही थी। यह उसकी पसंद और जुनून था। हुओ जून बस उसे यह एहसास दिलाने में मदद करना चाहता था। अगर वह जाना चाहती थी तो चली जाए। किसी भी मामले में वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा, ठीक उसी तरह जैसे 11वीं कक्षा में हुआ था। हुओ जून ने हमेशा ऐसा ही सोचा था। उसके जन्मजात अहंकार ने उसकी हीन भावना को मिला दिया, और इस समय उसके अहंकार के कारण उसके जीवन ने दूसरी बार गलती की, जिसने उसे पूरी तरह से एक अथाह रसातल में धकेल दिया। कियांचिंग सिनेमा जिला। फिल्म क्रू के उपकरण में विस्फोट हो गया और छोटी लेकिन शक्तिशाली आग ने कई गंभीर हताहतों को जन्म दिया। हुओ जून का जीवन उस वर्ष समाप्त हो गया, क्योंकि हुओ जून नाम के व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं बचा था। चाहे वह उसका रूप हो, आवाज हो, शरीर हो, बाल हो, त्वचा हो। वह आधे साल तक आईसीयू में रहा, इससे पहले कि वह उन मशीनों को छोड़ पाता जो उसके जीवन का समर्थन कर रही थी। उसकी पीठ पर जली हुई त्वचा और संक्रमण ने उसे अनगिनत बार नरक के द्वार से गुजरने के लिए मजबूर किया था, और उन अनगिनत बार में उसे चिकित्सा जगत के सबसे कुलीन डॉक्टरों के समूह ने बचाया था। और उसके पिता हुओ शेंगफेंग ने यहीं पर उसके पीछे हटने के रास्ते को पूरी तरह से काट दिया। हुओ जून से जुड़ी हर चीज समाप्त हो गई। जिस क्षण से वह अस्पताल के कमरे से बाहर निकला और सूरज की रोशनी देखी, तब से इस दुनिया में हुओ झोंगलो नाम का केवल एक व्यक्ति था। हुओ जून मर चुका था। जैसा कि हुओ शेंगफेंग ने दांत पीसते हुए कहा, उसका यह जीवन हुओ झोंगलू, हुओ परिवार था जिसने बचाने के लिए अपनी सारी कोशिशें लगा दी। इस जीवन में वह केवल हुओ परिवार के सदस्य के रूप में ही जी और मर सकता था। मृत हृदय से अधिक दुखद कुछ भी नहीं था। उस समय हुओ जून हुओ झोंगलू को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसे यहाँ तक लगा कि उसे उस आग में मर जाना चाहिए था। आखिरकार शुरू से ही उसके पास कुछ भी नहीं था। शुरू से ही किसी को परवाह नहीं थी। आखिरकार वह अभी भी जीवित थी, बहुत अच्छी तरह से रह रही थी, यही काफी था। और उसके पास उसके पक्ष में आने की अंतिम योग्यता भी नहीं थी। हुओ झोंगलू का दिल राख की तरह था, एक निष्प्राण शरीर की तरह। हुओ शेंगफेंग की व्यवस्था के अनुसार वह सिज्यू शहर गया। हुओ परिवार के सिज्यू शहर में हुओ झोंगलू ने 2 साल बेहोशी में बिताए। यह जगह बहुत बुरी नहीं थी,
भले ही उस आग ने उसकी पूरी शक्ल सूरत को नष्ट कर दिया था, यहाँ किसी ने भी उसके प्रति कोई असामान्य भावनाएं दिखाने की हिम्मत नहीं की। वे सभी सम्मानीय थे। उनमें से प्रत्येक ने उसकी ओर देखा। वो परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। वो परिवार की पृष्ठभूमि शक्तिशाली है। भले ही उसकी शक्ल डरावनी हो और उसका व्यक्तित्व अजीब हो, कोई भी उसके सामने उसकी आलोचना करने की हिम्मत नहीं करेगा। और हो झोंगलो को परवाह नहीं है। शायद हमें अपने समझाने का तरीका बदलना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके जीवन में अब कोई दिलचस्पी नहीं थी, भले ही वह नरक हो, उसे शायद बहुत बुरा नहीं लगा। आखिरकार कुछ भी नहीं बचा था। आज उसके अस्तित्व से ज्यादा गलत क्या था? हो झोंगलो को जीने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन वह इसी तरह मौत का चुनाव नहीं करेगा। गर्व उसकी हड्डियों में आखिरी चीज बची थी। वह खुद को कायरों की तरह लिप्त नहीं करेगा। लापरवाही से हो परिवार के लिए अपना जीवन बर्बाद कर देगा। लेकिन इसके अलावा शायद कुछ और था, एक जुनून जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहता था। अभी हो झोंगलो ने किनके की खबर पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने खुद को उस छोटी लड़की के अस्तित्व को भूलने और अनदेखा करने के लिए मजबूर किया। बेशक ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसे उसका पछतावा या नाराजगी थी। हो झोंगलो को भी उसे बचाने का पछतावा नहीं था, भले ही उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी हो। उसे बस यही चिंता थी कि अगर उसे खुद उससे जुड़ी कोई खबर पता चल गई तो वह अपने लिए बनाई गई बंदिशों और कैदों को तोड़कर रख देगा। आखिर जो लोग नर्क में जीने के आदी थे, वे अपनी पूरी जिंदगी लावा और कोक की एक धूसर सफेद दुनिया ही देख सकते थे। अगर वह खूबसूरत जगमगाती रोशनी फिर से उनकी आंखों के सामने आ जाए, सूरज की रोशनी या बारिश या हवा या सारी उम्मीदें, उसे यकीन नहीं था कि वह खुद को उसे लेने से रोक पाएगा। उसे अपने पास रखना चाहता था। इसलिए उसने फैसला किया, सब कुछ न जानना ही बेहतर है। हर महीने की शुरुआत में हो झोंगलो हमेशा की तरह अपने बगल में बटलर हो जिंगयान से पूछता था, क्या वह ठीक है? वह ठीक है, बस ये 2 शब्द ही काफी थे। परवाह करने की अपनी अथाह इच्छा को छिपाने, खुद से किसी भी खतरे की संभावना को रोकने की कोई जरूरत नहीं थी। यह सबसे अच्छी चीज थी जो वह अपने लिए कर सकता था। यह सिर्फ इतना है कि इस दुनिया में सब कुछ उम्मीद के मुताबिक नहीं जाता है। दूसरे वर्ष के अंत में जब वह सिजियू शहर में लौट आया, दिसंबर में, हु जोंगलू को वे 2 शब्दों को प्राप्त नहीं हुआ। इसके बजाय यह मौन था। यह हु जोंगलू ने लंबे समय तक अंधेरे अध्ययन में कहा, फिर भी हु लू, मैं विचार कर रहा हूँ कि मुझे किन शब्दों का उपयोग करना चाहिए। हो जिंगयन ने कहा कि आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, मिस किन की वह शायद हाल ही में अच्छा नहीं कर रही है। प्रकाश और भी अधिक तनावपूर्ण और कठोर हो गया। उसका हाथ उसके ऊपर रखा गया। सोफे का आर्मरेस्ट चौड़ा और चौड़ा होता जा रहा था और यह और भी टाइट होता जा रहा था। नसें बाहर निकल रही थी। हो जिंगयान के बोलने का इंतजार करते हुए जब हो झोंगलू ने बात की तो उसकी आवाज पहले से ही कर्कश और डरावनी थी। तो तुम्हारा क्या मतलब है? उसके पास अब कुछ भी नहीं है और किन परिवार अभी भी उसे बाहर निकालना चाहता है? हो जिंगयान कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। आप ऐसा कह सकते हैं। एक भारी, निराश करने वाली आवाज के बाद अंधेरे अध्ययन कक्ष में सन्नाटा छा गया। कौन जानता है कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन हो जिंगयान ने आखिरकार पूछा, युवा मास्टर झोंगलू, आप मिस किनके के लिए क्या करने की योजना बना रहे हैं? क्या संपत्ति का वह हिस्सा वापस लेना संभव है? कानूनी तौर पर कानूनी रास्ता बहुत कठिन है। इस समय हो झोंगलू और भी लंबे समय तक चुप रहा। थोड़ी देर बाद अंधेरे से एक कर्कश हंसी आई।
और स्वर ठंडा और भयावह था। तो तुम हो शेंग को बताओ फेंग, मैं किसी से शादी करना चाहता हूँ। मिस किन के? नहीं। किन परिवार को अपनी बेटी को यहाँ शादी के लिए भेजना चाहिए? हो परिवार के पास किस तरह की स्थिति और शक्ति है? यह कुछ ऐसा है जिसकी किन हाने और यिन चुआनफैंग कल्पना नहीं कर सकते थे। इसलिए जब हो जिंगयान ने उनके लिए पेंटिंग का एक छोटा सा कोना उठाया, तो जिस क्षण हिमखंड का केवल एक कोना दिखाई दिया, इसने उन्हें पूरी तरह से पागल कर दिया। एक बड़ा प्रलोभन उनके सामने था। उन्होंने हुओ जिंगयान के तर्क को भी नजरअंदाज कर दिया। स्वाभाविक रूप से उन्होंने हुओ जिंगयान की जटिल और दया की ठंडी आंखों को नहीं देखा। इसलिए जब हुओ जिंगयान ने अपने पूरे परिवार को शादी और उसके बाद के काम की तैयारी के लिए सिज्यू शहर जाने का अनुरोध किया, तो किन हानी और यिन चुआनफैंग ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और अस्थायी रूप से किनके को घर से बाहर निकालने का प्रयास छोड़ दिया। पूरे दिल से इसे पूरा करने में सहयोग किया। हुओ जिंगयान द्वारा 4 किन परिवार के सदस्यों को जिंगयान ने उन्हें सिजियू शहर में लाया और हुओ परिवार के 3 मंजिला पुराने घर में पैर रखा। जिंगयान ने उनका अनुसरण करने की व्यवस्था की थी और उन्होंने बिना किसी संयम के सिजियू शहर में सब कुछ बिताया और उनका आनंद लिया, जो कि उनके आसपास की दुनिया को भूल गया था। एचयूओ परिवार के नौकर किन के बहुत सावधानी से चले गए और उसके दरवाजे पर दस्तक दी। गहरी आवाज। उसने प्रभारी गृहस्वामी से सवाल करने के लिए फोन उठाया। वह नया व्यक्ति कौन था जो जीना या मरना नहीं जानता था और उसके दरवाजे पर दस्तक दी? प्रभारी गृहस्वामी भयभीत हो गया और जल्दी से जांच की, फिर जल्दी से हुओ झोंगलो को सूचना दी। युवा स्वामी, आपके किन परिवार की मंगेतर की छोटी बहन किन के। उसने सुना कि तुम आज घर पर थे और उसने नौकरानी से रास्ता पूछा। ऐसा लगता है कि वह तुमसे जाकर पूछना चाहती थी। मैं अभी ऊपर जाकर उसे नीचे बुलाता हूँ। हुओ झोंगलो का हाथ जो रिसीवर पकड़े हुए था, उस नाम को सुनते ही थोड़ा काँप उठा। उसने गहरी आवाज में अपना सिर उठाया। उसकी नजर अंधेरे कमरे से गुजरते हुए अध्ययन के कसकर बंद दरवाजे पर जा रही थी। हल्की दस्तक जारी रही। हुओ झोंगलो ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। कोई जरूरत नहीं। उसकी आवाज कर्कश थी और उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। फोन रखते ही कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। उसके कान के पास दस्तक की आवाज धीरे धीरे झिझकने लगी, जैसे कि बाहर खड़ा व्यक्ति अपना हाथ वापस खींचकर हार मान लेना चाहता हो। हुओ झोंगलो का दिल अचानक से धड़क उठा। अंदर आ जाओ। उसने सुना कि वह अभी भी अपनी इस इच्छा को रोक नहीं पाया था जो इतने लंबे समय से उसके दिल में दबी और दबी हुई थी। आगे की ओर देखते हुए सूरज की रोशनी, बारिश या हवा या उम्मीद की सारी रोशनी की ओर, अंत में वह फिर भी अपना हाथ बढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। अध्ययन कक्ष का भारी लकड़ी का दरवाजा लड़की की छोटी सी आकृति से खुल गया। वह रोशनी जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा था, छोटी लड़की के पीछे गलियारे से चमक उठी। वह अचानक घबरा गया। नमस्ते। प्रकाश और अंधेरे के बीच की सीमा पर खड़ा था। यह पहला वाक्य था जो छोटी लड़की ने उससे कहा। उस क्षण से हुओ झोंगलो फिर से जीवित हो गया।